हेलो एवरीबॉडी। आज मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ और मैं आपको थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार के टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताऊंगी। इस बारे में हम पिछले 5-6 वीडियोज़ में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको बतलाएंगे क्रांति का प्रसार किस प्रकार से हुआ, फ्रांस की क्रांति का, और राष्ट्रीय संविधान सभा के क्या कार्य थे। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट सामंत प्रथा की समाप्ति की घोषणा के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। आज मैं इसके आगे आपके साथ में चर्चा करूँगी। इसमें सबसे पहले हम करेंगे मानव अधिकारों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय सभा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मानव व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा या डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन था। काफ़ी सोच विचार के बाद 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आदर्शों और उद्देश्यों को मानव अधिकारों के रूप में घोषित किया। इसकी प्रमुख धाराएं निम्नांकित हैं। पहली धारा, एक मनुष्य को जन्म से ही कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इत्यादि। द्वितीय पॉइंट, राज्य का जन्म व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का फल होता है, इसलिए व्यक्ति को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन एवं विधि में भाग लेने का अधिकार है। तृतीय पॉइंट, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से कैद नहीं किया जा सकता है। चतुर्थ पॉइंट, राजा का कर्तव्य है कि यह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करे। फिफ्थ पॉइंट, राजसत्ता राज्य या पार्लियामेंट में ना मानकर राष्ट्र अथवा जनता में मानी गई। नेक्स्ट पॉइंट, योग्यता के आधार पर सब मनुष्य सरकारी पद पाने के अधिकारी हैं। सेवंथ पॉइंट, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं किया जाएगा। एट्थ पॉइंट, सभी व्यक्तियों को धर्म एवं विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता है, बशर्ते कि यह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न करे। नाइन्थ पॉइंट, जिस कार्य को करने से अन्य लोगों को हानि नहीं पहुंचती हो, उसको करने की सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है। 10th पॉइंट, राज्य के सभी अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। 11th पॉइंट, मानव के अधिकारों की घोषणा के साथ उसके कर्तव्यों की घोषणा नहीं की गई थी। नेक्स्ट, जो इसकी कमी थी वो है इसमें मध्यम वर्ग के हितों का ही ध्यान रखा गया था। साधारण वर्ग की रोजी रोटी की व्यवस्था करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इसमें अधिकारों की घोषणा की गई, परंतु उनको उपलब्ध कराने के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई थी। इसमें व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इन कमियों के बावजूद भी यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी। इतिहासकार कैटलबी के अनुसार सभी मनुष्यों के लिए, सभी कालों के लिए, सभी देशों के लिए और सारे संसार के लिए यह घोषणा उदाहरण स्वरूप थी। इतिहासकार एक्टन ने लिखा है कि यह छोटा सा घोषणा पत्र सभी पुस्तकालों से बढ़कर तथा नेपोलियन की समस्त सेना से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। वास्तव में यह घोषणा इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स से भी बड़ी थी, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स का संबंध इंग्लैंड की लोकसभा से था, परंतु इसका संबंध समस्त मानव से था। फ्रांस की ही नहीं, सारे विश्व को इस घोषणा पत्र ने बहुत प्रेरित किया। कई सदियों तक इससे लोगों ने प्रेरणा ली और हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश संविधानों ने इस घोषणा पत्र के मुख्य बातों को या कई बातों को अपने संविधान में सम्मिलित किया। नेक्स्ट पॉइंट है नारियों की भीड़ द्वारा वर्साय के महल का घेराव और लुई का पेरिस में आगमन। राष्ट्रीय सभा की कार्रवाई से लुई संतुष्ट नहीं था, अतः उसने कुलीनों और सामंतों से मिलकर विरोध करना आरंभ कर दिया। जनता को उस पर संदेह बढ़ता जा रहा था। सितंबर के अंत तक लुई ने राष्ट्रीय सभा के 4 प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया।
पेरिस की स्थिति गंभीर थी। यहाँ पर अन्न का संकट पैदा हो गया था, किंतु वर्साय में भोजों में बेहिसाब धन खर्च हो रहा था। 5 अक्टूबर 1789 को स्त्रियों का एक जुलूस पेरिस से वर्साई की ओर रवाना हुआ। वे हमें रोटी दो के नारे लगा रही थी। मार्ग में सैकड़ों व्यक्ति इस जुलूस में शामिल हो गए। 6 अक्टूबर को प्रातःकाल भीड़ ने राजा के 2 अंगरक्षकों को मार दिया। लाफायेत ने राजा और रानी को भीड़ से बचाया। क्रांतिकारियों की मांग को स्वीकार कर राजा अपने परिवार सहित पेरिस आ गया। इसके पश्चात वह लुई लरी के महल में ही रहा और वर्साय वापस ना जा सका। अब राजा और उसके परिवार की स्थिति कैदियों के समान हो गई थी। इस घटना से पेरिस का महत्व बढ़ गया। बहुत से कुलीन भयभीत हो देश छोड़ भाग गए और विदेशों में क्रांति विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। पेरिस वासियों के हाथों में क्रांति का नेतृत्व आ जाने से उसका हिंसात्मक रूप प्रभावशाली होता चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नारियों की भीड़ द्वारा वर्साय के महल का घेराव किया गया, उससे क्रांति को काफ़ी बल मिला और राजा को एक तरीके से फ्रांस में बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वह है नई संविधान का निर्माण। 1789 में संविधान के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ फ्रांस में। इसे 1791 में पूरा किया गया। इस संविधान की मूल विशेषताएं रूसो द्वारा प्रतिपादित जनता की सामान्य इच्छा और मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। यद्यपि संविधान में सरकार का स्वरूप राजतंत्रात्मक रखा गया, किंतु राजा की शक्ति सीमित करने के लिए उसे केवल संवैधानिक प्रधान माना गया। राजा को कार्यपालिका का अध्यक्ष माना गया। उसे यह अधिकार दिया गया कि वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून को 2 बार अपनी निषेधाज्ञा या वीटो से रोक सकता था। विधायक शक्ति 2 वर्ष के लिए निर्वाचित एक सदन वाली 745 सदस्यों की व्यवस्थापिका को सौंपी गई। निर्वाचन के लिए नागरिकों को 2 भागों सक्रिय एवं निष्क्रिय में बांटा गया। वे नागरिक जिनकी आयु 25 वर्ष हो चुकी थी और जो कम से कम 3 दिन के वेतन के बराबर प्रति वर्ष प्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को देते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक माना गया। ये प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। 100 सक्रिय नागरिक केवल एक निर्वाचक चुन सकते थे। निर्वाचकों के लिए यह आवश्यक था कि वे 200 दिन का वेतन प्रत्यक्ष कर के रूप में देते हों। ऐसे केवल 43,000 व्यक्ति फ्रांस में थे। ये लोग ही व्यवस्थापिका के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे। व्यवस्थापिका के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए संपत्ति होने का प्रावधान नहीं रखा गया। कोई भी सक्रिय नागरिक इसके लिए खड़ा हो सकता था। राजा व्यवस्थापिका सभा को भंग नहीं कर सकता था। इसकी स्वीकृति के बिना युद्ध एवं शांति की घोषणा नहीं हो सकती थी। न्यायाधीशों के पदों की क्रय विक्रय की परंपरा का अंत कर दिया गया। अब उनकी नियुक्ति निर्वाचन के आधार पर होनी थी। मुद्रा पत्रों का प्रचलन समाप्त कर दिया गया। न्याय की दृष्टि में सबको समान घोषित किया गया। इस संविधान में कुछ कमियां थी, जैसे नागरिकों को 2 भाग में बांटना मानव अधिकार के सिद्धांतों के विरुद्ध था। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एक दूसरे से दूर रखना उचित नहीं था। राजा का निषेधाज्ञा का अधिकार प्रभावहीन था। स्टीवार्ट के अनुसार इन दोषों के बावजूद यह संदेहपूर्ण है कि उस समय की परिस्थितियों में इससे अधिक प्रभावशाली संविधान का निर्माण किया जा सकता था। थैंक यू वेरी मच।